वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी। तो आज चलिए आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी टीचर है, बिहार टीचर प्लस उसके बाद बीएसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सभी एएलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उत्सर्जन से एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? अंग का वैसा समूह जो समूह से हानिकारक पदार्थ को जो बाहर निकालते हैं उसे ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जैसे जल हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब शरीर पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शरीर जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए शरीर को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बिलिरुबिन एटीसी। ये सब जो है उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये हानिकारक पदार्थ है, इसलिए ये मतलब शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थ की आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगता है, जैसे जल हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर का आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को हीमोटेसिस सब स्थैनिक कहा जाता है। हीमोटेसिस कहा जाता है, यानी सम स्थैनिक आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखता है। फिर ओमरीगुलेशन क्या होता है? ओमरीगुलेशन यानी जीवों के द्वारा किया गया हुआ कार्य जिससे शरीर में जल और लवण की सांद्रता को संतुलित किया जाता है, उसी को ओमलीग्रेशन कहलाता है। ओमलीग्रेशन क्या है? ओमलीग्रेशन, इसको देखिए, ऑस्मीरिगुलेशन यानी वाटर साल्ट बैलेंस। ऑस्मीरिगुलेशन क्या होता है? वाटर और नमक का जब संतुलन बना के रखता है हमारी बॉडी में, तो उसी को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। मनुष्य में ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया किडनी के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होती है? किडनी के द्वारा संपन्न होती है। जबकि एक कोष के जीव में ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन धमनी द्वारा संपन्न होती है। फिर उत्सर्जी पदार्थ में देखो, मतलब कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है? जैसे जलीय जंतु में मछली और अमीबा हो गया उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। मछली और अमीबा कौन सा मतलब उत्सर्जी पदार्थ है उसका? तो अमोनिया हो गया। केचुआ, मेढक और स्तनधारी यूरिया रिलीज करता है। केचुआ, मेढक और स्तनधारी क्या रिलीज करता है? यूरिया। सरीसृप, कीट, पक्षी ये क्या रिलीज करता है? यूरिक अम्ल। सरीसृप, कीट और पक्षी ये रिलीज करता है यूरिक अम्ल। सरीसृप, कीट, पक्षी यूरिक अम्ल रिलीज करता है। केचुआ, मेढक और स्तनधारी यूरिया को रिलीज करता है। और जलीय जंतु हो गया मछली और अमीबा अमोनिया को रिलीज करता है। चलिए एक बार इसको फिर से ध्यान दीजिए। यानी जलीय जंतु बोलेगा जैसे मछली अमीबा हो गया अमोनिया, केचुआ, मेढक, स्तनधारी बोलेगा तो यूरिया, और सरीसृप और कीट और पक्षी बोलेगा तो यूरिक अम्ल हो गया। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार आया है। मानव का उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी, जिसको हम लोग वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में, और यूरिन यूरिन निकालता है। सहायक उत्सर्जी अंग त्वचा, जिससे हम लोग पसीना निकालते हैं। यकृत से यूरिया और एंड बाइल पिगमेंट निकलता है, यानी पीत निकलता है। फेफड़ा से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प निकलता है। बड़ी आंत से अवशोषण होता है कैल्शियम और भारी पदार्थ का। अब वृक्क के बारे में देखेंगे। वृक्क क्या होता है? तो वृक्क यानी किडनी। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीच के आकार का होता है। इसका आकार जो है सेम के बीच के आकार का होता है। इसका वजन जो है 140 से 150 ग्राम होता है। यानी किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में यह जो है 125 से लेकर 170 ग्राम के बीच, और महिला में 115 से 125 ग्राम के बीच में होता है। यानी पुरुष में 125 से लेकर 170 ग्राम के बीच होता है, महिला में 115 से 125 ग्राम के बीच में होता है। किडनी के बाहर आवरण को पेरिटोनियम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं।
किडनी का मुख्य कार्य जो है मूत्र का निर्माण करना और रक्त का छानना होता है। किडनी की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा गया है। किडनी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा गया है। किडनी के आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। ये सब नाम देख लीजिए कि इसका क्या नाम है। जैसे ये हो गया इंफेरियर, और हो गया एंड्रेल ग्लैंड, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया किडनी जो सिम बीज के आकार का होता है, जिसको बताते हैं ये कॉर्टेक्स हो गया। और ये मूत्राशय हो गया, जहाँ जमा करके रखते हैं हम लोग। ये यूरिथेरा हो गया। या कॉर्टेक्स वाले कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। कॉर्टेक्स वाले कुछ भाग में तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग पिरामिड कहा जाता है। प्रत्येक किडनी से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलती है, जिसको हम लोग यूरिट्रिया कहा जाता है। प्रत्येक किडनी से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिटेरा कहा जाता है। धमनी। अब ये देखिए, धमनी के द्वारा रक्त में प्रवेश, धमनी के द्वारा रक्त यानी किडनी में प्रवेश करता है, जो छानने के उपरांत वापस शरीर में लौटता है। यानी धमनी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है। धमनी के द्वारा क्या करता है? रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छानने के उपरांत वापस शरीर में लौटता है। और हानिकारक पदार्थ यूरिटेरा के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। क्या होता है? धमनी के द्वारा रक्त जो है किडनी में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है छन्ने के उपरांत शरीर से वापस लौटता है। फिर हानिकारक पदार्थ जो है यूरिटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। मूत्र त्याग, यूरिनेटम के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरिथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी मूत्र त्याग के द्वारा जो है हानिकारक पदार्थ यूरिथेरा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? मूत्र यूरिथेरा के द्वारा। जो थैलेनुमा संरचना पाया जाता है, यहाँ पे था यूरिथेरा पड़े थे, ये वाला देखिए यूरिथेरा यहाँ पे ना। फिर उसके बाद किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी में स्टोन कोऑक्सलेट के कारण से बनता है। किडनी में स्टोन जो है कोऑक्सलेट के कारण से बनता है। किडनी की आकृति 11 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर की होती है। किडनी की आकृति 11 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर की होती है। मतलब ये डायमेंशन दिया गया है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख। नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य किया जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य किया जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा रक्त का छानने का कार्य किया जाता है। संरचना और कार्य नेफ्रॉन के द्वारा ही संपन्न होती है। संरचना एवं कार्य जो है नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? किडनी की इकाई। रक्त छानने संबंधित कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं। ये 3 क्रिया द्वारा होता है: अल्ट्रिफिकेशन, रेबोस्पोर्सन और सेक्रेशन। अब इसमें देखिए, मतलब अल्ट्रिफिकेशन क्या होता है? अल्ट्रीफिल्ट्रेशन क्या है? यह क्रिया ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क तथा बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। अल्ट्रिफिकेशन किसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क और बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। इन दोनों संरचनाओं के सामूहिक रूप से मेलिपिगियन बॉडी और रेनल क्रपस्कल के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसमें बस एक चीज़ बात ध्यान में रखना, मतलब ये जो बताएं, यानी यूल्ट्रिफिकेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क और बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा जो संपन्न होती है। इसी सामूहिक रूप से मेलिपिगियन बॉडी और रेनल कैप्सूल नामक बॉडी से नाम से भी जाना जाता है इसको। ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क जो एक सिरे के व्यास से ज़्यादा होता है, जिसको एफरेंट एरिटोला कहा जाता है, इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है। जबकि दूसरे छोर पर व्यास कम होने के कारण से यह इफरेंट एरिटोइल कहते हैं। इसके द्वारा रक्त छानने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यास में कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है ब्लड प्रेशर का मान उच्च होते जाता है। जब उच्च दाब के कारण ग्लैमरस कैपिलरी नेटवर्क के छिद्रों के द्वारा हानिकारक पदार्थ जैसे जल, लवण, ग्लूकोज, यूरिया हो गया, ये बोमेन्स कैप्सूल में चले जाता है। इस प्रकार रक्त छानने की क्रिया संपन्न होती है किडनी में। तो आपको खाली याद रखना, रक्त छानने की क्रिया कौन करता है? शरीर का भाग तो किडनी करता है। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दाब में रक्त की छानने की क्रिया को इल्ट्रिफिकेशन ही कहा जाता है। अब देखिए पुनः अवशोषण क्या होता है? रीएब्सॉर्प्शन। रक्त छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ जिसको बोमेन्स कैप्सूल में चले जाता है। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने और शरीर को नुकसान होता है जिसको हम लोग पीसीटी, प्रोक्सियल कॉन्वैल्यूटेड ट्यूब, इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये क्रिया रिस्पिरेशन कहलाती है, रीएब्सॉर्प्शन कहलाती है। अब शराब क्या बोला जा रहा है? शराब मतलब ये क्रिया डीसीटी मतलब हो गया डिस्टल कॉन्वैल्यूटेड ट्यूब में होती है। ये पीसीटी मतलब हो गया प्रोक्सियल कॉन्वैल्यूटेड ट्यूब के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद लूप ऑफ हैंड के द्वारा होते हैं जिसको हम लोग डीसीटी में पहुंचाता है। फिर यह पदार्थ का सेक्रेशन का काम होता है जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। सेक्रेशन के बाद पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता है और इन पदार्थ का यूरिन मूत्र कहा जाता है। मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। मूत्र का निर्माण क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डायूरेटिक सब्सटेंसेस, वैसे पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है वह डायूरेटिक सब्सटेंसेस कहलाता है। जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, एल्कोहल हो गया। इससे क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है। निकोटीन खैनी में पाया जाता है, कैफीन हो गया, एल्कोहल हो गया, इसमें जो है जल की मात्रा बढ़ने लगती है इससे शरीर में, मूत्र की मात्रा। अब मूत्र हो गया यूरिन यूरिया हो गया। यूरिन 1.5 लीटर पर डे, मतलब यूरिन हमारे बॉडी से 1.5 लीटर पर डे मतलब बाहर निकलता है लगभग। कंपोजिशन मतलब यूरिन में 95% जल पाया जाता है, यूरिया 2% पाया जाता है, लवण 2% पाया जाता है, अन्य 1%। क्रीटेन मतलब 1.5 GmDL हो गया। यूरिक एसिड 2.4 से लेकर 7 mgDL होता है। अब देखिए मतलब ये यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, एंटीबॉडी और हैप्यूरिक एसिड और सोडियम, यानी लगभग 2.6 ग्राम पर लीटर होता है। रंग कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण से मूत्र का रंग ये पीला कलर का होता है। गठिया मैंने गोट हो गया, इसका रक्त यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि के कारण से होता है। ये दानेदार संरचना होती है जो शरीर में जड़ों पर जमा हो जाती है जिससे मूवमेंट के दौरान दर्द का एहसास होता है, जो एरिथ्रिटिस गठिया को उत्पन्न करता है। मूत्र संग्राहक वाहिनियां से बनाता है। फिर बोला है डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस मतलब किडनी से संबंधित है, जिसको हम लोग अपोहन कहते हैं। इस क्रिया में रक्त किडनी के द्वारा बाहर निकलता है। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करता है एमोनियोटिलिटिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, मछली हो गया, अमीबा हो गया। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करता है ये एमोनिलिटिक कहलाता है, जैसे हाइड्रा, मछली, अमीबा। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिया का निष्कर्षण करता है ये यूरिटेलिक कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी हो गया, यूरिया का निर्माण करते हैं। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालता है यूरोक्लोलिथिक कहलाता है। जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, मछली हो गया। इसको एक बार फिर से देखना है। इसमें क्या बताया गया? वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करते हैं, वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करते हैं हाइड्रा, मछली, अमीबा पीछे पड़े थे। हाइड्रा, मछली, अमीबा क्या मतलब उत्पन्न करते हैं? अमोनिया उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से मतलब ऐसे जब यूरिया का निष्कर्षण करते हैं, यूरिया का जो निष्कर्षण कहलाते हैं वह स्तनधारी कहलाते हैं, यूरोलेटिक कहलाते हैं। मतलब वैसे जीव जो यूरिक एसिड निर्माण करते हैं, जैसे सांप हो गया, मछली हो गया, छिपकली हो गया, वह यूरिक एसिड पेशाब के रूप में बाहर करते हैं। अब यूरिया का निर्माण क्या होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। कोरोनरी धमनी जो उत्सर्जन से संबंधित, ये हृदय से संबंधित है। ये तो बात सही था, वो तो हम लोग पीछे पड़े थे। अब उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए दृष्टि से मतलब एग्जाम की दृष्टि से मेन पॉइंट। अब बोला जा रहा है एक्रेटिन किस प्रकार के मूत्र में पाए जाते हैं? एक्रेटिन
एक्रेटिन किस प्रकार के मूत्र में पाया जाता है? गर्भवती और दूध पान करने वाली महिलाओं के मूत्र में। एक्रेटिन किस मूत्र में पाया जाता है? एक्रेटिन जो है गर्भवती महिला में और दूध पान कराने वाली महिला के मूत्र में पाया जाता है एक्रेटिन। किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो सांप में मूत्र नहीं होता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता। मगरमच्छ में नहीं पाया जाता, पक्षी में नहीं पाया जाता और प्रोटोथीरिया में नहीं पाया जाता। पक्षी में भी नहीं पाया जाता मूत्राशय और पक्षी में नहीं पाया जाता, प्रोटोथीरिया में नहीं पाया जाता, मगरमच्छ और सांप में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का त्याग शरीर के किसके द्वारा होता है? आहारनाल द्वारा। कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण शरीर के किस भाग द्वारा होता है? आहारनाल द्वारा होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? आहारनाल द्वारा होता है। फिर कैल्शियम के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है? लगभग 15 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? लगभग 15 ग्राम होता है। कैल्शियम के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है? तो लगभग 15 ग्राम होता है। यूरिया के निर्माण में कितने एटीपी अणु का खर्च होता है? लगभग 3 अणु खर्च होता है। यूरिया के निर्माण में लगभग 3 एटीपी अणु खर्च होते हैं। बोमेन संपुट में रक्त कौन पहुँचाता है? तो अभिवाही धमनिका बनाता है। बोमेन संपुट में रक्त कौन पहुँचाता है? तो अभिवाही धमनिका पहुँचाता है। मनुष्य में मूत्र विसर्जन किस प्रकार की प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप है? तो अनैच्छिक एवं ऐच्छिक प्रतिक्रिया दोनों के स्वप्रभाव है। मतलब मूत्र विसर्जन का जो ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रक्रिया से हो सकता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता कौन? यकृत। यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल को किस में बदलता है? यूरिया में। कौन बदलता है? यकृत बदलता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र के द्वारा होता है? ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। ऑर्थिनिन ऑर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। क्रेब्स हेम्सलेट चक्र का निर्माण होता है तो यूरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रेब्स हेंसेलिट चक्र किसका निर्माण करता है? तो यूरिया का। क्रेब्स हेंसेलिट चक्र किसका निर्माण करता है? यूरिया का। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन था? अमोनिया। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा? अमोनिया। वृक्क नलिका में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग में होता है। वृक्क नलिका में जल का अवशोषण कहाँ होता है? कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग में होता है। फिर मानव में पूर्ण पाचन अंग का उपमा किसे प्रदान किया गया? वृक्क को। अब चलिए अब एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की मदद देखते हैं। जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आप उसके द्वारा उत्सर्जित मूत्र में परिवर्तित देखने की उम्मीद करते हैं। तो आप करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? तो कम मात्रा में पेशाब निकलता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में पानी कम पियेंगे तो कम पेशाब निकलेगा। फिर बोला जरा बड़ी मात्रा में पेशाब निकलेंगे, गलत, बिल्कुल गलत। गाढ़ा पेशाब बाहर निकलता है, गलत। बहुत पतला पेशाब निकलेगा, बिल्कुल सही। यानी 1 और 4 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्कों की निस्पंदक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो वृक्क के बाद मूत्र नली में जाता है, फिर मूत्र नली के बाद मूत्राशय में, मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग में जाता है। ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो पाद में पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियाँ पाद में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है विरेचन के शुक्रवाहक के बाद मूत्रमार्ग। यानी पहले विरेचन हो गया, विरेचन के बाद शुक्रवाहक हो गया, शुक्रवाहक के बाद मूत्रमार्ग हो गया। अब बोला जाए प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो मूत्राशय के नीचे। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो मूत्राशय के नीचे। मूत्राशय के नीचे कौन सी ग्रंथि है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है। विरेचन में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। विरेचन में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं तो अंडकोश की थैली बाहर स्थित होते हैं। विरेचन में अंडकोश की थैली बाहर स्थित होते हैं। डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है यूरिया में बदल देता है, तो किसने बदलता है? लीवर जो है मानव में अमोनिया यूरिया को जहरीला पदार्थ जो यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी यूरिया हो गया। डैश मांसल नलिका होती है जो मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो मूत्रवाहिनी हो गया। ऑप्शन नंबर बी मांसल नली, यानी मूत्रवाहिनी मांसल नलिका होती है जो मूत्र के गुर्दों से मूत्राशय की तरफ आगे की ओर ढकेलती है। आगे की ओर अभी देखेंगे फिर क्वेश्चन हम लोग।
चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो वृक्क का। वृक्क का क्या कार्य है? मूत्र के उत्पादन से खून के अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए वृक्क का हो गया। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को परिपूर्णता प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो लीवर करता है। ऑप्शन नंबर ए। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य की पूर्णता कौन करता है? तो लीवर करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन से कौन संबंध रखता है? तो उत्सर्जन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो गर्भाशय जो यंत्र नहीं है, तो ये तो प्रोडक्शन का हो गया, ये सब है लेकिन गर्भाशय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कौन सा रोग उपचार में डायलिसिस क्रिया द्वारा होता है? तो डायलिसिस वही हो गया, ये गुर्दे की खराबी के कारण से हो जाता है, डायलिसिस करना पड़ता है उस व्यक्ति को। अब देखिए वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है जिसके ताकि मूत्रमार्ग नामक एक मार्ग बना सके। तो ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय हो गया। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो सामान्य यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो टमाटर में पाया जाता है, इसलिए गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर का कौन सा अंग जो खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग जो है खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? तो गुर्दे हो गया। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं तो मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर से। अब फिर बोला जा रहा है एक 20 सेंटीमीटर है ट्यूब, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जा सकती है, तो मूत्रमार्ग ले जा सकती है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन एलपी में आया हुआ एग्जाम में। वृक्क में उत्सर्जी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, तो बिल्कुल सही। बोमेन संपुट से निष्कासित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है और वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजन का अपशिष्ट अंग मतलब अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया जो है मानव शरीर के द्वारा नाइट्रोजन का अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। उस विकल्प को चुनिए जो तीनों से अलग है, यानी नस्ल कनिका है, फिर समीपस्थ संभावित नलिका, ये सही है। दूरस्थ सही, ये तो मतलब नालिकाएं से संबंधित है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये गलत हो गया। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं? तो कोरोनरी धमनी, तो ये तो हो गया मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृक्क के कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जो है पदार्थ है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता है? या IAS प्री के एग्जाम में आया हुआ, तो ये हो गया आपका, यानी मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का कार्य क्या है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य गलत है, मतलब ये कार्य जो है गुर्दा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरिया को छान कर बाहर निकालना, ये तो सही है। कई हार्मोन का स्रावन करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, लेकिन बी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसके अनुसार से क्वेश्चन के अनुसार से बी सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में
कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के कारण। ऑप्शन नंबर सी। हेनेल का लूप कार्य संबंधित है। हेनेल का लूप कार्य उत्सर्जन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया होता है। यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वह अधिकांश उत्सर्जी अंग कौन से हैं? उत्सर्जी अंग तो यूरिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस। यह कृत्रिम किडनी के उपयोग में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगी। ये वाला सजाना उसको, ये भी सही, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें बोला जा रहा है। तो ये बड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक वयस्क मानव मूत्र में होते हैं तो एक वयस्क मानव मूत्र में जो 95% जल पाए जाते हैं, यूरिया 2.5% और 2.5 अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। बोमेन संपुट को ढके रहती है तो कौन? कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ जो है बोमेन संपुट को ढके रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए इसको देख लेते हैं। यानी हीमोडायलिसिस अभी तो पढ़ाए थे, हीमोडायलिसिस से तुरंत अभी हुआ था। हीमोडायलिसिस में क्या क्या होते हैं? एक अर्ध पारगम्य स्तर युक्त नालिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रसारण दाब रक्त के समान होता है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन सा निम्नलिखित में पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अमोनिया हो गया। अमोनिया जो पशु के द्वारा उत्सर्जित नहीं होती है। अमोनिया एक कोशिकीय जीव के द्वारा, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, इसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अमीबा। अब देखिए, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था, जिसे गहरे रंग के लाल रंग के थक्के घाव पर भर दिया गया। इस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट्स। ये तो पढ़े थे हम लोग कल। मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है, किडनी में। मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत जो है उत्सर्जन के अंग में कार्य नहीं करता है। मानव उत्सर्जन निर्माण करता है तो कौन सा मानव उत्सर्जन का निर्माण करता है? मतलब मानव उत्सर्जन अंग कौन का? दो वृक्क हो गया, दो मूत्रवाहिनी हो गया, एक मूत्राशय हो गया, एक मूत्र मार्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बोला जा रहा है मानवीय उत्सर्जन तंत्र का नीचे दिए गए हैं ए और बी, उसका नाम बताना। ए बी का स्थान पे क्या हो गया? फोटो देख लीजिएगा, नीचे चले गया है। एक सामान्य है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में प्रारंभिक वृक्कों में प्रारंभिक निस्संद लगभग प्रतिदिन पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 180 लीटर पाए जाते हैं। 180 लीटर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डी नंबर हो गया। निम्नलिखित में क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो मूत्र मार्ग जो है महिला प्रजनन हिस्सा का मार्ग नहीं है। ये क्या हो गया? मतलब मैं हाथ से बात है, प्रजनन तंत्र का भाग नहीं ना मूत्र मार्ग। या अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, डिम्बवानी नालिका हो गया, ये सब प्रजनन का भाग है, लेकिन मूत्र मार्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो मानव में निर्माण जो होता है, मूत्र का निर्माण, पहले निस्संदन होता है, पुनः अवशोषण होता है, फिर स्रावन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। निम्नलिखित, ये तो चित्र दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन में निम्नलिखित में किस स्थल पर नहीं होता? तो अंतः कोश के अंतरालों पर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वृक्कों के मूत्र के निर्माण में शामिल किए गए तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया है? तो कौन सा विकल्प में दिया गया? निस्संदन हो गया, फिर चयनात्मक हो गया, पुनः अवशोषण हो गया, निष्कर्षण हो गया। निस्संदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कर्षण, यानी वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रिया का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बोला जा रहा है यूरिन इज कम्पोस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर।
ठीक है 95%। मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है तो कौन? मूत्रवाहिनी। मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है कौन? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या जोड़ता है? वृक्क और मूत्राशय को जोड़ता है। वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और प्रसारण नियमन का एक अंग है। वृक्कों द्वारा निम्नलिखित में से कौन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है? तो जल और लवण का किया जाता है। जल और लवण का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर मतलब मूत्र उत्सर्जित करते? तो 1 से 1.5 लीटर, सॉरी 1 से 1.8 लीटर दे दिया। ये इतना ऑप्शन क्लोज दे दिया, बहुत दिया है। तो 1 से 1.5 लीटर मतलब पीछे पड़े तभी 1 से 1.8 लीटर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो एक्रिटिन को निस्सर्जित करता है। तो मतलब गर्भवती महिलाएं मतलब एक्रिटिन मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। तो एक्रिटिन। कौन प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो पक्षियों द्वारा जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। चलिए अब इधर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन पीस ग्रंथि थायराइड तो लार। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये सब समाप्त हो गया। तो इसमें बोला समझता है एक स्वस्थ वृक्कों की निस्संदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। तो हालांकि वयस्क की उत्सर्जी मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होती है। अब हम लोग जो है कंकाल सिस्टम पढ़ेंगे। ये जो है सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, बाय।